जी व्यूअर्स, हम लोग बात कर रहे हैं नाखूनों की हेल्थ पे। अभी डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे इनग्रोन नेल्स की, जो कि बहुत सारी खवातीन, मर्द हज़रात दोनों, इनफैक्ट आई शुड से, दोनों का मसला हो जाता है एंड इट्स वेरी पेनफुल। डॉक्टर साहब पाँव नहीं रखा जा रहा होता ज़मीन पे, हाँ, एक्चुअली ये होता है कि जो लोग तंग जूते पहनते हैं, सामने से बंद। जैसे वो जो आजकल फैशन वाले जूते आ रहे हैं, सॉरी, तंग आगे से जो चोंच वाले जो चोंच वाले जूते। तंग जूते पहनते हैं, तो वो क्या होता है कि वो जो नाखून जो है साइड की स्किन के अंदर पियर्स कर जाता है। अच्छा, पियर्स करने के बाद वो अंदर, इसीलिए उसको इनग्रो नेल कहा गया है, अंदर ग्रो करता है। ये जब उसके ऊपर बैक्टीरियाज एक्ट करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसमें बार उसमें बार बैक्टीरिया भी एक्ट करना शुरू कर देते लाजमी हैं। बात है, पाँव है ना, मिट्टी है, ज़मीन चल रहा है आदमी, तो मिट्टी पड़ेगी तो इन्फेक्शन तो होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह मर्द हजरात जो हैं वो यूजली बूट्स, जिस तरह आप लोगों ने पहने हुए पहनते हैं, तो इससे भी, क्योंकि वो आगे से तो तंग नहीं होते थे, यूजली स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप मर्दों के को होते कम हैं या है, राउंड शेप के मर्दों होते को हैं। कम है। जो लोग टाइट जूते पहनते हैं, मर्दों को कम है, औरतों को ज़्यादा है। अच्छा, बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द जूता दे आर Shape वेयरिंग। of- बट अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास मैं आऊँगी, बहुत सारी खवातीन के अंदर ये टेंडेंसी होती है दैट दे गेट इट, चाहे वो खुली चप्पलें पहने या जो भी पहने, फिर भी उनको हो जाते हैं। देखिए, अगर हो गया तो ठीक है, आप उसका ट्रीटमेंट कराएं। एक बार लेकिन हो गया तो फिर बार बार हो सकता बार होगा। बार होने की नहीं, अगर ये कि अगर उसका प्रॉपर सर्जन ने या डर्माटोलॉजिस्ट ने नेल को कर दिया, एवल्शन कर सही तरीके से उसका बना दिए बेस। क्योंकि नाखून को जो होता है ना, मतलब नाखून को जिस तरह रेलगाड़ी को सीधा चलना चाहिए, इंजन को पटरियों के ऊपर, इसी तरीके से जब ये नाखून एक मर्तबा अंदर धंस जाता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि नेल बेड, यानी नीचे का जो गोश्त है जिसके ऊपर नाखून चलता है, नेल बेड, उसको जो है ना वो ट्रिम करके और सीधा किया जाता है, ताकि नाखून जो है सीधा सीधा जाए, वो साइडों में ना धसे। मतलब ये बाकायदा वो होता है सर्जिकल प्रोसीजर जिसको अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर आप खाली नाखून को निकाल देंगे ना, तो नाखून फिर दोबारा से वैसे ही आएगा। जब वैसे आएगा तो फिर वो फिर धंस जाएगा अंदर जाके। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप प्रॉपर सर्जन या प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, जिसको पता हो कि इस तमाम चीज़ें। वरना आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि वो जर्रा के पास चले गए, नाखून निकलवा लिया, और फिर वो कहते हैं कि जी वो दोबारा वो हो गया, फिर दोबारा वो हो गया, फिर 2-3 मरतबा 4 मरतबा के बाद फिर वो हमारे पास आते हैं कि जनाब ये सही नहीं हो रहा है। तो सही किस तरीके से होगा? आपने उसको ट्रैक तो बनाया ही नहीं, मतलब इस पर नाखून जो है सीधा सीधा चले, वो नाखून सीधा चलता ही नहीं है, वो साइडों में जाके फिर आगे से बढ़ के हो जाता है। तो आपने उसको सीधा चलने के लिए नेल बेड को जो है वो ट्रिम करना पड़ता है, उसकी बाकायदा एक शेप बनानी पड़ती है, ताकि नाखून उसी सूरत में आगे चले, साइडों में जो है वो ना जाए। तो ये वो होता है कि जो लोग कहते हैं कि हमें बार बार जो है वो हो जाता है, ऐसा होता नहीं है। अगर एक मरतबा सही तरीके से आप प्रॉपर सर्जन या डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाकर इसको सही करवा के निकलवाते हैं सही तरह से, तो दोबारा ये आने के चांसेस कम होते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि आप उसका ट्रैक सीधा करते हैं, ये ट्रैक कैसे सीधा करते हैं? डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपको बताऊं, इस सर्जरी का नाम जेडिक्स सर्जरी है। सर्जरी का नाम भी है यहाँ हाँ, तो, जी जी, आपको माशाल्लाह। बताना ज़रूरी है ना, क्योंकि सही। अब उसमें ये होता है कि जो जिस तरफ नाखून पियर्स कर रहा है, मिसाल के तौर पर अगर बाहर की तरफ पियर्स कर रहा है, तो साथ में जो गोश्त है इसको भी ट्रिम किया जाता है। जहाँ उसको भी रिपोजिशन करते हैं। जी, ट्रिम किया जाता जहाँ वो है। धस रहा है ना, डॉक्टर पियर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, जहाँ पे नाखून आके गोश्त में धंसता है, जी, है। उस जगह का गोश्त को जो होता है फिर वो उड़ाना पड़ता ट्रिम है, किया जाता है। ताकि वो और फिर उसके बाद उसके नाखून, जो साइड पियर्स कर रही है उस साइड को कट करके निकाला जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जो नाखून डॉक्टर आएगा, नम करके करते हैं ना, हाँ, लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं उसका। दर्द तो नहीं होता लेकिन उसके बाद? लोकल एनेस्थीसिया फिंगर्स में यूज़ नहीं होता। रीज़न मैं आपको बता दूँ, उसकी वजह ये है कि लोकल, ये एंड आर्टरीज़ हैं। एंड आर्टरीज़ यानी कि आगे एनेस्टोमोस नहीं करती हैं। अगर हम इसको लोकल एनेस्थीसिया देंगे तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो जो इंजेक्शन देते हैं वो लोकली उसको, वो आर्टरीज़ को ब्लॉक कर सकता है, जो बाद में गैंग्रीनस हो सकती हैं। ओके। फिर हम उसको जो वो स्प्रे एनेस्थीसिया वगैरह से कर सकते तो फिर एक मिनट, आपने कहा यहाँ एंड आर्टरीज होते हैं, तो फिर हाथों के फिंगर्स, मतलब आप सिर्फ टोस की बात करें कि टोस में करते हैं, तो फिंगर्स में क्या करते हैं हैं। फिर? फिंगर्स में भी है आपका जो है, ये तो एनेस्थीसिया नहीं देते? नहीं, लोकल एनेस्थीसिया नहीं, तो जनरल एनेस्थीसिया में देके करेंगे क्या? स्प्रे। टॉपिकल
सिर्फ ठीक है, सिर्फ इसके लिए तो जीए में नहीं जाएगा ना बंदा। अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा लो जी, पहले कॉल अटेंड करते हैं, फिर इस पे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग राफिया। गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आज कोई है पोल का सवाल? हाँ जी, आज पोल का सवाल हमारा ये है कि अगर आप किसी को सिगरेट पीता देखेंगे, चाहे आप उसे जानते हो या ना जानते हो, क्या आप उसे रोकेंगे? बिल्कुल मैं उसको रोकूंगा। मैं कहूँगा भाई इट्स वेरी इंटरेस्ट टू योर हेल्थ, एटलीस्ट वंस मैं आप उनको रोकूंगा जरूर। क्या सोच के रोकेंगे? उसने आपकी बात सुननी ही नहीं है, उसने तो सिगरेट पीते रहना है। नहीं तो उसने, लेकिन मैं तो अपना मैसेज दूंगा ना। वो कहते हैं ना कि कुछ कहते रहो तो कुछ असर हो जाता है। और वो भड़क गया सामने से तो? क्या नहीं माने तो? वो भड़क गया सामने से तो? भड़कने के, मेरे ख्याल में भड़कने के आपका अंदाजे गुफ्तगू ऐसा होना चाहिए। मेरे ख्याल में इतना पोलाइट होना चाहिए कि भड़के ना। अगर आप गुस्से से कहेंगे तो भड़केगा, वरना तो नहीं भड़केगा। आज आपके नेल डिजीज के बारे में ख्याल में हाँ प्रोग्राम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में बहुत कम इस पे गुफ्तगू होती है नेल्स के ऊपर, लेकिन नेल्स डिजीज के बारे में आई थिंक लोगों को पता भी नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, अगर जैसे डॉक्टर साहब आपके बैठे हुए, तो नेल्स जैसे अगर हमारी नेल्स में वाइटिश पना आ जाता है, व्हाइट सा हो जाता है, तो क्या किसी विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है या किस वजह से होता है? अच्छा ठीक है। अच्छा आपके हैं नेल में इस तरह की वाइट चीज है, वाइट डॉट्स है? नहीं, समटाइम्स आई फील कि होता है कि लेकिन मुझे एकदम ख्याल है कि शायद क्या विटामिन काउंट करते हैं नेल की ग्रोथ में या नेल की बीमारी में, कि कोई डेफिशिएंसी हो जाती है, इसमें कोई डिजीज हो जाए? मुझे ये पूछना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आया साहब। अभी पूछ के बताते हैं सर, ये वाकई में ये वाइट डॉट्स अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं है, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट्स थे, तो फिर ये क्या है? ये दरअसल जो होता है आमतौर पे 50% तो नॉर्मल लोगों में भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। होता ये है कि जब नाखून बढ़ रहा होता है, नेल मैट्रिक्स मतलब अगर आप नाखून को देखें तो उसमें एक हाफ मून नज़र आएगा, हर नाखून में होता है। हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ से नाखून शुरू हो रहा है वहाँ से आप देखें एक आधा चांद सा नजर आता है, वाइट किस्म में लेयर जा रही होती है। ये नेल मैट्रिक्स बाज़ वक़्त हमें पता भी नहीं होता है कि हमारा हाथ कहीं जाके टकरा गया है, तो उसमें क्या होता है, होता रहता है आम तौर पे, तो जो ब्लड सप्लाई जो नेल मैट्रिक्स को हो रही है ना, वो मोमेंटरली रुक जाती है। अच्छा, मोमेंटरली रुक जाती है, तो उस वजह से वो एक वाइट सा स्पॉट आ जाता है। अच्छा हाँ, तो वो चलता रहता है, फिर आगे जाके निकल जाता है। अच्छा हाँ, तो मतलब ये कि वाइटामिन के जो उन्होंने सवाल पूछा बिल्कुल सही है। बैलेंस डाइट तो मैं तो वाइटामिन आते हैं, मिनरल आते हैं, ये सारी चीज़ें जिल्द, बाल, नाखून हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती हैं। लेकिन स्पेसिफिक कैल्शियम के लिए, जैसे मैंने पहले गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि जो है ये पंक्टेट ल्यूकेमिया जो कहलाता है, इसमें कैल्शियम की डिफिशिएंसी नहीं होती है, लेकिन सफ़ेद दाग जो आता है वो इस वजह से आता है कि ये ज़्यादातर जो है कि उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है किसी भी ट्रॉमा की वजह से वो वक्ती तौर पर माइनर ट्रॉमा। एक बात, ये जो वाइट डॉट है ये यूजली जिसे हम कहते हैं ना कि अगर नाखून में कोई चोट लग जाए तो वो ब्राउन ब्लैक हो जाता है, वो जैसे नाखून बढ़ता रहता है वो ग्रो करके बाहर निकल, बट ये वाला जो वाइट डॉट है ये तो वहीं का वहीं रहता है। नहीं निकलता है, सर सालों सालों पड़ा रहता है। I used to have one, वो तो पता नहीं कितने अरसे तक सालों वो दरअसल उस जगह की जो मतलब ये तो पूरा एक जाल होता है नाखून के अंदर, जो होता है ब्लड वेसल्स का एक जाल होता है, वो उस जगह की जो है ना बिल्कुल माइक्रो जैसे कहना चाहिए वेसल, वो ब्लॉक हो गई। तो हमेशा के लिए ब्लॉक हो गई? नहीं, कुछ अरसे के बाद ये हो जाता है, सही हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि जो है सारी ज़िंदगी के लिए जो आपके नाखून जो है सफ़ेद मतलब डॉट्स आते रहे। कुछ अरसे के बाद जब वो रिकैनलाइजेशन हो जाती है तो फिर वो साफ़ हो जाता है। वो उस वक्त तक होता है कि जब बच्चों में देखें आपको खास एज होगी, या बड़ों में भी हो जाता है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मतलब ये सफ़ेद दाग जो हैं किसी कैल्शियम की वजह से हो रहे हैं या किसी और वो अगर हाँ पूरा आपका नाखून सफ़ेद हो गया तो वो तो वाइट नेल्स सिंड्रोम होती है, यानी वाइट नेल हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, यानी एल्ब्यूमिन अगर आपका कम हो रहा है। ये मतलब बॉडी में एक प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, अगर वो कम हो रही है तो आपके नाखून सफ़ेद हो सकते हैं। और वो जो होता है लीवर डिजीज में हो जाते हैं, सिरोसिस ऑफ लीवर वगैरह में भी, किडनी में भी हो जाते हैं। यस, वेरी राइट। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि अगर आपका जनरलाइज प्रोटीन लॉस हो रहा है तो वो आपके नाखूनों में भी आएगा और जो सफ़ेद पूरे नाखून फिर सफ़ेद होंगे, ठीक है ना। और हाँ, मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जिनका इतने वाइट नाखून होते हैं, नाखून होते हैं। एनीमिया, खून की कमी अगर ज़्यादा हो जाती है तब भी नाखून आपके वाइट हो सकते हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं। अच्छा सर, ये नाखून
निकालने के लिए बेसिकली लोग आपके पास आते हैं, तो ये नाखून किन वजहों की वजह से निकाल दिए जाते हैं? कांट वी ट्रीट देम एंड कीप देम? एक्चुअली सर्जरी में नाखून की इतनी ज़्यादा डिजीज़ नहीं है, 3 या 4 डिजीज़ है जिसमें फंगल इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा नाखून ख़राब हो जाएं तब निकाले जाते हैं, या थिक नाखून हो जाएं तब निकाले जाते हैं। बाज़ औक़ात नाखून जो होते हैं वो एब्रप्टली टर्न ओवर हो जाते हैं, मतलब कि अपने बेड के ऊपर टर्न हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ये रैम हॉर्न कहलाती है डिजीज़। अच्छा। तो उसमें निकाले जाते हैं, या फिर इनग्रो टोनेल के अंदर उसमें निकाले जाते हैं। ओके, अच्छा सर, नाखून निकालने का प्रोसीजर क्या है? उसको पहले एनेस्थेटाइज किया जाता है, ठीक है, यानी सुन किया जाता अच्छा, है। नाखून पे जब एनेस्थीसिया लगता है तो ये कुछ बहुत ज़्यादा पेनफुल है? नहीं, पेनफुल तो नहीं है अगर आप लोग टॉपिकल यूज़ करें, यानी कि ऊपर से आई नो यूज़। अ खातून जिनका नाखून निकल रहा था, शी एक्चुअली फेंटेड। वो एक तो साइकोलॉजिकली भी होता है कि बस ऑपरेशन नाम ऐसा है कि हर आदमी जो है वो डर जाता है। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि आपने किस साइड पे प्रॉब्लम है, लेफ्ट मतलब क्या इनवर्ड प्रॉब्लम है या आउटवर्ड प्रॉब्लम है। फिर जितना पोर्शन निकाला जाता है उतना एनेस्थेटाइज करके उस नाखून को निकाल देते हैं। अच्छा। असल में उनके जो बेहोश होने की वजह ये थी कि जहाँ पर हम इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो ये जगह जो होती है इसमें इतना स्पेस नहीं होता है। ठीक है। सही है ना। उन जगहों पे जहाँ का स्पेस ज़्यादा होता है, जहाँ पे मास ज़्यादा होता है, वहाँ पे आप इंजेक्शन लगाएंगे तो इंजेक्शन बड़े आसानी से कोई भी इंजेक्शन वो लग जाता है। यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से उसको काफ़ी फोर्स करना पड़ता है, काफ़ी प्रेशर, उसकी वजह से भी जो होता है ना उसको पेन होता है। अच्छा। वो पेन की वजह से जो होता है वो मतलब ज़्यादा सीवियर पेन जैसे कहना चाहिए, तो वो पेशेंट जो होता है, और उसके लिए बेस्ट वे यही होता है कि आप पहले उसे कोई टॉपिकल स्प्रे कुछ कर दें ताकि वो थोड़ा सा नम हो जाए, वो हो जाए, फिर आप उसे इंजेक्शन लगाएं ताकि वो सुकून के साथ उसको बर्दाश्त करें। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। व्यूअर्स, हम बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी बातें करें नाखूनों के बारे में, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।